तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं जी। मैं फिर से आप लोगों के सामने आ चुका हूं और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फुल सिलेबस महामैराथन। आज संडे है जी, बिल्कुल रेस्ट नहीं करना है। आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर का सेशन, क्योंकि यहां से टॉप 100 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आए हैं। और आप यदि वनडे एग्जाम का तैयारी करते हैं तो यहां से एक भी सवाल बाहर नहीं जाने वाला है जी। चलिए जी, पेपर के लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। यानी आज संडे का क्लास जो है ना, बिल्कुल मजा आने वाला है जी, क्योंकि कोई भी वनडे एग्जाम दीजिए, यहां से एक सवाल आपसे ना पूछे, ऐसा हो नहीं सकता है जी। बिल्कुल। तो चलिए आज डिजिटल दुनिया की तरफ जाते हैं और कंप्यूटर का सवाल भी हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं जी। हमारे सामने पहला सवाल आने वाला है, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। चलिए पहले सवाल की ओर चलते हैं जी और बड़ा मजा आएगा। आइए, चलिए जी, एक बार सभी भाइयों अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो भी वनडे एग्जाम का तैयारी करते हैं, ठीक है। और यहां से सवाल आपके परीक्षा में बड़ा पूछा जाता है जी। सभी लोग सवालों का जवाब दीजिएगा। थोड़ा देख लेते हैं। और आंख दर्द दे रहा है भाई, थोड़ा है ये चश्मा पहन लेते हैं। और ये है हमारा ब्लू लेंस। कौन सा लेंस है जी? ब्लू लेंस है, ठीक है। और हमारे आंखों में तो एक उत्तर लेंस पहले से रेडी है देखने के लिए। आइए, हमारे सामने पहला सवाल आ रहा है। पहला सवाल आ रहा है कि कंप्यूटर के किस भाग को नर्वस सेंटर कहा जाता है? नर्वस सेंटर कहा जाता है जी। और ये जो नर्वस सेंटर है ना, हमारे कंप्यूटर को नियंत्रित करने का काम करता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस प्रोसेसर ये सबको क्या करता है? नियंत्रित करता है, यानी तालमेल बनाए रखता है। ये कौन सा हो सकता है? तो ये हमारा होते है कंट्रोल यूनिट। क्या होते हैं जी? कंट्रोल यूनिट का काम होता है नियंत्रित करना। इनपुट आउटपुट डिवाइस ये प्रोसेसर को क्या करता है? तालमेल बना के रखता है। और ये होता है सीपीयू। और सीपीयू कंप्यूटर का क्या कहा जाता है जी? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहां कुछ लाइंस है जिसे देख लेते हैं। कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्वस सेंटर कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा सारे भाग, जैसे आपका हो गया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस प्रोसेसर इत्यादि, सारी गतिविधियों के बीच में तालमेल बना के रखता है, ठीक है। और ये सवाल तो बड़ा फेमस है जी, ये है सीपीयू। सीपीयू सीपीयू और सीपीयू को क्या कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये भी कई बार आपके परीक्षा में पूछ लिए गए हैं। अगले सवालों पे आते हैं। ये देखिए, बड़ा मजेदार सवाल है और पूछा गया सवाल है जी, प्रीवियस ईयर आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा था। कह रहे अंक गणितीय एवं तार्किक, तार्किक को कहते हैं लॉजिकल सवाल। कैसा सवाल? लॉजिकल, यानी जोड़ घटाव, इधर कम बेसी ऐसे करते हैं ना। लॉजिकल सवाल से क्रियाएं करने वाला संसाधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है जी? ये आपको बताना। सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू तो आपको मस्तिष्क कहा जाता है। एएलयू, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एएलयू, एएलयू। और एएलयू का फुल फॉर्म भी कई बार आपके परीक्षा में पूछ लिया है जी, कई बार। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। याद रखना, एएलयू। एएलयू, एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है। अब आ जाओ, इसका मूलभूत काम क्या होता है जी? इसका मूलभूत कार्य होते हैं जोड़ घटाव गुना भाग आदि होते हैं, ठीक है। ये लॉजिकल होते हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा ऐसा होता है ना, यानी थोड़ा कम ज्यादा या कम या अधिक के बराबर ऐसे भी होते हैं, ठीक है। ये करता है क्या कि कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार ये कार्य करते हैं। सेशन छोड़ के जाना नहीं है, क्योंकि आपके वनडे एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं ना, यही इसी सेशन से फंसा लिया जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अगले सवालों की ओर चलते हैं। और हमारे सामने सवाल नंबर 3 आया है, जो कि लेटेस्ट सवाल है जी। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर की गति को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। बड़ी गति, मेगा स्पीड, बीट गति या चक्र गति। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर को कहा जाता है बड़ी गति। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर होने वाला है। चलिए जी, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं कि क्या होता है।
ये जो होता है क्लॉक स्पीड होता है। कैसा स्पीड? क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जिस गति से निर्देशों को निष्पादित करता है उसे घड़ी की गति यानी क्लॉक स्पीड कहा जाता है। और क्लॉक स्पीड को मेगाहर्ज या गीगाहर्ज में मापी जाती है। कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि क्लॉक स्पीड को किस में मापा जाता है, तो आप याद रखिएगा मेगाहर्ज या गीगाहर्ज, मेगाहर्ज या गीगाहर्ज में मापा जाता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये आइए सवाल नंबर 4, 2021 में पूछा गया सवाल है। कहता है सीपीयू निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या कहते हैं जी? सीपीयू कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। और इसी सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क, दिमाग भी कहते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। तो बताओ एक घटक है, किसका घटक है जी? तो ये मेमोरी का घटक है। किसका है? मेमोरी का घटक है। ऑप्शन नंबर ए जी राइट आंसर है। ए फॉर आरा चलेंगे, ए फॉर आरा चलेंगे जी। चलिए सवाल नंबर आते हैं, थोड़ा देख लेते हैं सीपीयू के बारे में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये सीपीयू का फुल फॉर्म होते हैं, एक घटक होता है। ये मेमोरी का कार्य करता है। किसका काम करता है जी? सीपीयू जो होता है मेमोरी का काम करता है, किसी भी जानकारी को याद रखता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कई बार पूछा गया सवाल है। अरे तो बड़ा फेमस सवाल है, बड़ा फेमस सवाल है। और सीपीयू के द्वारा ये कंप्यूटर की बाहरी एवं आंतरिक डिवाइसों को क्या किया जाता है जी? कंट्रोल किया जाता है। बाहर और अंदर के डिवाइसों को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। किसके द्वारा? तो सीपीयू के द्वारा। याद रखना। और चलते हैं अगले सवालों की ओर। ठीक है चलिए जी, मच्छर काट रहा है भाई। सवाल नंबर 5 आ चुका है। देखो कई बार पूछा है और ये रिपीट होता है जी, रिपीट होता है। देख लो 2021 में पूछा है, यानी एक पहला महीना, फिर तीसरा महीना, फिर चौथा महीना, यानी 21 में बार बार रिपीट कर लिया है। कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं। ये कौन कौन सा घटक होते हैं ये बताना है जी। सीपीयू में कौन कौन सा घटक होता है ये बताना है। मॉनिटर, एएलयू या मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर है। ये आपका एक होते हैं कंट्रोल यूनिट, एक होते हैं एएलयू अर्थमेटिक, यानी एक होते हैं मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। आइए जी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। यहां पे आ जाओ। अब इन सवालों का जवाब आपको बताना है कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है जी? सर्दी भइल बा। इन सवालों का जवाब देना है जी। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? परम। परम 8000 है जी। ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। अगले सवालों की ओर चलते हैं जी। सवाल नंबर 7 आ चुका है हमारे सामने। ये आइए, ये सवाल कहता है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? बबुआ फंसेगा, सब लोग फंसते, फंसेगा तुम भी फंसेगा। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज, एल ट्यूरिंग या जेम्स किसे माना जाता है, या गॉर्डन ई मुरे? कौन सा होगा जी? तो ये आपका होगा एलन ट्यूरिंग। ये एलन ट्यूरिंग जो थे इंग्लैंड का रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे जी? इंग्लैंड का रहने वाले थे। और ये 1912 के आसपास की घटना है जी। चलिए आते हैं थोड़ा देखते हैं इनके बारे में। ये एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। उनका जो जन्म हुआ था 23 जून 1912, 23 जून 1912 ईस्वी इंग्लैंड के शहर में हुआ था। ठीक है, उन्होंने ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया जो एल्गोरिदम और संगणन की अवधारणाओं को के लिए क्या थे? ये विख्यात थे जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है? एलन ट्यूरिंग, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, जिनका जन्म 1912 में हुआ था जी। ये सवालों को देखेंगे। कह रहे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। सारे एनटीपीसी का सवाल है, रेलवे का सवाल है जी। और कई बार ये सवाल बार बार रिपीट होते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है? जयंत नरलीकरण, आर्य माशेलकर, नंदन नीलकेनी, ए विजय भट्टारक। विजय भाटकर कौन है जी? विजय भाटकर ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर है। विजय भाटकर साहब ने
भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी। यहां आइए, ये क्या कहता है? ये कहता है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, पहली पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी? इन सवालों का जवाब देना है जी। इन सवालों का जवाब देना है। किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित महंगे थे? तो ये थे आपका, ये थे कौन सी पीढ़ी जी? तो ये लाइट कट गया है सर, लाइट कट गया है और 1 मिनट लाइट कट गए हैं, मरकरी जला दीजिए, ये वाला को छोड़ देना। लाइट चली गई है, 1 मिनट। हमारी आवाज हम दिखाई दे या ना दे, सवाल दिखाई देना चाहिए। हम दिखाई दे या ना दे, लेकिन सवाल दिखाई देना चाहिए जी, ठीक है। चलिए, और उसे 4 में से निकाल दीजिए। कोई बात नहीं, हम दिखाई दे या ना दे, सवाल दिखाई देनी चाहिए जी। चलिए आते हैं, यहाँ पे आते हैं। चलिए अगले सवालों पे चलते हैं। सवाल नंबर 10 ये कहता है कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक ओनली फॉर कंप्यूटर का है, यहाँ पे आधुनिक का कुछ नहीं लगाया जी। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ये है हमारा चार्ल्स बेबेज। कौन है जी? चार्ल्स बेबेज। 2021 में पूछा गया सवाल थे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 11 द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर पर आधारित है जी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर पर आधारित थे, कौन थे? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। लाइट अप डाउन हो रहा है, आ गया सर लाइट, लाइट आ गया है। हाँ वेपर जला दीजिए। लाइट, गर्मी का मौसम है, नीतीश सरकार 125 यूनिट फ्री दे दिए हैं, लाइट काट ले रहे हैं, लाइट रहे या ना रहे। पता नहीं हम लोग के 125 यूनिट का क्या होगा जी, ये तो नहीं पता है। अब बिहार सरकार का क्या है? बिहार सरकार 125 यूनिट फ्री कर दी है और दिन भर लाइट काट रही है जी। इतना से इतना तारीख में फ्री है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं जी। ए, ये आइए यहाँ पे। क्या सर कुछ हुआ क्या? वेरी नाइस सेशन, प्लीज शेयर विथ मी। कुणाल सिन्हा क्या बोल रहे हैं मेरे भाई? सर हमारा फेज 13 का एग्जाम है, 31 का, बहुत डर लग रहा है। जैसे अभी कंडीशन है एग्जाम सेंटर की, मैंने ऑलरेडी एसएससी फेज 12 क्वालिफाइड है, बट डॉक्यूमेंट, अच्छा डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग में है अभी मेरा। क्या कहना चाहते हो मेरे भाई कुणाल? ये कुणाल सर है, आपका बड़ा फेवरेट स्टूडेंट है, जो 12 बजे रतियों में जुड़ता है। कहता है सर मैं अभी मॉक टेस्ट लगा कर आया हूँ। कुणाल आपका चर्चा हमेशा क्लास में होता रहता है, आप कभी भी आते हैं और बता के जाते हैं कि सर हमारा मॉक टेस्ट में इतना नंबर आया, ये नंबर आया, तो हम लोग को बहुत खुशी होती है। आपके जज्बे को सलाम है जी, ठीक है। जो सर जुनून के साथ लगे रहिए, आपको बिल्कुल मुकाम हासिल होने वाली है, लक्ष्य आपको जरूर मिलेंगे। और आपके इंग्लिश का टीचर यानी इंग्लिश का भाषा हमारे प्रकाश सर भी यही है और बिल्कुल आपको दर्शन करा रहे हैं। आइए सर, आपका स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी? नमस्ते, कैसे हैं आप सभी जी? तो कुणाल जी, आपका कहना है कि 13 को आपका एग्ज़ाम है और आपको बहुत डर लग रहा है कि क्या कंडीशन होगी एग्ज़ाम्स की। तो आपको अभी फ़िलहाल कुछ भी घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। अभी फ़िलहाल आपको ये करना है कि मॉक लगाते चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मॉक लगाइए। मॉक में ही आपको पता चलेगा कि आप एग्ज़ाम में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो घबरा कर कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक ना कुणाल जी? आप मॉक लगाइए, मॉक में जैसी आपकी
जैसे आपकी 80% प्लस क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो रहे हैं, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर द एसएससी एंड एनी अदर एग्जाम्स दैट यू रिक्वायर फ्रॉम योर फॉर योर लाइफ। ओके, तो जो भी एग्जाम्स को चाहते हैं आप, वो आपको मॉक लगाना पड़ेगा, क्योंकि 13 दिन में आप कर भी क्या सकते हैं, यानी कि 13 तारीख एग्जाम है, इतने दिन में कुछ हो भी नहीं सकता है। आप मॉक लगाइए, मॉक लगाने से ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और बाकी सर के क्लास लेने के बाद हम भी आएंगे आपके एग्जाम्स को आसान बनाने के लिए, ठीक ना। बहुत बहुत शुक्रिया, पढ़िए सर के साथ। चलिए सेशन को कंटिन्यू किया जाए। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आप मॉक लगाइए, घबराना बिल्कुल नहीं है जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। डबल स्टार, lovely ji, how are you? And I am sure that you are doing well. So please wait some time. I will be back to take your session regarding the English language and make you robust in the English language. Please have some patience. Then I will come back. Thank you very much. Please enjoy this session with Govind sir. Thank you very much, sir. Please enjoy this session. तो कुणाल, अभी अभी आपने अपने गुरुजी से सुन रहे थे, और आपका यदि एग्जाम है तो बिल्कुल आपको पॉजिटिव में रहना है, पॉजिटिव हमेशा सोचना है, और मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए बिल्कुल, और बिंदास रहना है, और बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी जी, क्योंकि आपका जो मेहनत है वो हम लोग देखते हैं, और आपका चर्चा हमेशा होता रहता है क्लास में। ठीक है, तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं जी। और कुछ ही देर बाद, इस सेशन के बाद, हमारा इंग्लिश का भाषा आएंगे लाइव, और बहुत सारे क्या लेके आएंगे सर? सीजल का क्वेश्चन लेके आने वाले, एडियम फ्रेज लेके आने वाले, एडियम ना, तो लेके आने वाले, उस सेशन में जुड़िएगा और बड़ा मजा आएगा जी। चलिए सवाल 12 का जवाब दीजिए, क्या होगा बताइए, इन सवालों का जवाब क्या होगा, क्योंकि कंप्यूटर से भी वनडे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो इन सवालों का जवाब क्या होगा बताइए। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज ये कंप्यूटर का जनक है जी। चार्ल्स बेबेज किसका जनक है? कंप्यूटर का जनक है, और ये बताना है कि पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तो ये सबको पता है जी, ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर है। एनालिटिकल इंजन, कौन सा? एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे आते हैं, यहां आइए। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है, ये बताना है जी। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? ऑप्शन आपके पास है जी, ये बताना है। ENA ICG, परम, प्रोलॉग, या UNA IVSC, क्या होगा बताइए, क्या होगा? तो ये आपका होने वाला है ENA IESC, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले सवालों के ऊपर चलते हैं जी, बढ़िया मजेदार सवाल है ये मजेदार सवाल है। कहता है क्या कि समेकित परिपथ है, इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंध है जी? समेकित परिपथ है, इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंध है? आपको तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, या दूसरी पीढ़ी क्या होगी? तो छाप लो दिमाग में, ये है हमारा तीसरी पीढ़ी जी। अगले सवालों पे चलते हैं। ये आइए, RRB NTPC 2021 में पूछा गया सवाल है। ये क्या कह रहा है कि पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणाली किस पर आधारित है जी? पहली बताना है, पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणाली किस पर आधारित है? ट्रांजिस्टर पर आधारित है, इंटीग्रेट सर्किट पर आधारित है जी, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है। कौन से है? वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और C4 चलेंगे छपरा। C4 कहां चलेंगे जी? छपरा लेकर चलने वाले हैं, और छपरे लाल के हैं जी, लाल कौन है? खेसारी लाल। आ जाइए सवाल नंबर अगला। OCR का पूर्ण रूप क्या होगा? OCR का पूर्ण रूप क्या होगा बताइए, क्या होने वाला है जी? ऑप्टिमम कंप्यूटर रिकॉर्डिंग, ऑप्टिकल कंप्यूटर रिकॉर्डिंग, या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉर्डिंग, अच्छा रिकॉग्निशन, ऑप्टिमम कलर रिकॉग्निशन, ये क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होने वाला है जी। चलिए अगला नंबर, अच्छा आ जाइए, यहां पर दिया भी है। OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल
कैरेक्टर, यही दिया था ना, बिल्कुल यही था जी। ओसीआर एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के चिन्ह चिन्ह अक्षर या नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, कई बार पूछाता है घुमाकर, चिन्ह या अक्षर के नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। इन कैरेक्टर को प्रकाश स्रोत के द्वारा पढ़ा जा सकता है। ओसीआर के फॉन्ट कंप्यूटर में संग्रहित रहते हैं और जिन्हें क्या कहते हैं जी, ओसीआर स्टैंडर्ड कहते हैं। अगले सवालों की ओर चलते हैं जी। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिवाइस, ये क्या हुआ, बैक आ गया जी। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशन के लिए किया जा सकता है, ये बताना है। स्पीकर, स्कैनर, पेटोग्राफ या प्लाटर। तो ये क्या है जी, हमारा प्लाटर है। ऑप्शन नंबर डीजे राइट आंसर। थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। प्लाटर प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है जी, जिसका उपयोग बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र एवं ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग, वास्तुविद, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग या मानचित्र बनाने में किया जाता है जी, आदि में किया जाता है। प्लास्टर के दो मुख्य प्रकार है, एक होता है प्लास्टर और एक होता है समतल प्लास्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी, अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहां आइए, आमतौर पर एक की बोर्ड में कुंजियां होती है आमतौर पर। ऑप्शन यहाँ नहीं दिया है जी, ऑप्शन नहीं दिया यहाँ पे। 120, 98, 04, 100, नहीं नहीं नहीं, ये आपका 04 नहीं है, ये आपका 104 है। कितना है जी, 104 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर होगा, 104 होगा। यहां आइए, अब देखिए मजेदार सवाल आ चुका है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर। तो ये हमारा जो है स्कैनर जो है जी, ये आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है जी। ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर होने वाला है, आउटपुट बोला है। ठीक है, यहां आइए, क्या निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट, अभी अभी मैंने देखा, आउटपुट डिवाइस हमारा स्कैनर नहीं था। यहां पे क्या होने वाला है, माउस। माउस जो है हमारा, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है जी, यहां सी दिया है। क्या दिया जी, सी पर दिया है, माउस। 21 नंबर सवालों को देखेंगे। 21 क्या कहता है, कहता है कि अभिज्ञान प्रौद्योगिकी अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में ओएमआर का उपयोग होता है। इसमें एम का पूर्ण रूप क्या होता है, मार्क। एम का पूर्ण रूप क्या होता है, मार्क होता है, मार्के। मार्के होता है, मार्के होता है, यानी ऑप्शन नंबर डीजे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डीजे राइट आंसर। बोलो बाबा, आ रहा है समझ में क्या चीज। चलिए, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं सर। अच्छा जी, साथ में अच्छे लगते हैं। चलिए, ये आपका बड़प्पन है। आइए लवली जी, ओ एम आर का फुल फॉर्म कई बार पूछा है। ओ एम आर का फुल फॉर्म कई बार पूछा है। ठीक है, ओ एम आर का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क। आने वाला है, ठीक है। कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए आ जाइए। ये क्या होता है, जिस पर कुछ गोले बने होते हैं, इनका इस्तेमाल मल्टीपल मल्टीपल चॉइस टेस्ट के जवाब देने के लिए किया जाता है। ओएमआर शीट में हमें अपने सवाल के जवाब में सर्कल को भरना होता है। यही क्या होता है जी, ओएमआर शीट होते हैं। ओएमआर शीट नहीं बोलते, ओएमआर शीट पर हमारा टेस्ट होने वाला है आज, और अपने बच्चे को भी हम इसी पर टेस्ट लेते हैं, ठीक है। ये कह रहा है आधुनिक प्रिंटर की गति, आधुनिक प्रिंटर की गति यानी स्पीड की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। सीपीएम, पीपीएम, पीपीएम, बीआईटी, ये दो को पीपीएम दिया जी, एक ही पीपीएम आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं जी। यहां आइए कुछ जानते हैं मजेदार सवाल जो यहां से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। मेमोरी मापन इकाई क्या होते हैं जी, मेमोरी मापन इकाई, एक बिट बाइनरी डिजिट 0 या एक निबल। कई बार पूछा है, एक निबल में 4 बिट्स होते हैं जी। एक निबल में कितने बिट्स, 4 बिट्स होते हैं। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, याद रखना है, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। और ये पूछा जाता है 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स, 1024 बाइट्स होते हैं। और 1 मेगाबाइट यानी एमबी, केबी बोलते हैं, केबी यानी 1024 बाइट, एमबी यानी आपका ये होगा मेगाबाइट। और 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है। और 1 गीगाबाइट सबसे बड़ा होता है, गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट, ये गीगाबाइट, गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। एक होता है टेराबाइट, क्या होता है ये टेराबाइट होता है, ठीक है। चलिए यहां आ जाइए, करेक्ट। कैश, कैश मेमोरी कहाँ स्थित रहती है जी, ये कैश मेमोरी जो है आपका रैम में स्थित रहती है। कहाँ स्थित रहती है, रैम में स्थित रहती है। ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर, ए जे राइट आंसर होने वाला है। आज इसके बारे में देख लेते हैं। कैश मेमोरी एक चिप आधारित है, क्या है जी, चिप आधारित कंप्यूटर डिवाइस है जो सीपीयू में आवश्यक डेटा रखने के लिए एक अस्थायी स्टोरेज क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। कैश मेमोरी को अक्सर अक्सर सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि यह आमतौर पर सीपीयू चिप के अंदर स्थित होता है। कैश मेमोरी सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच बफर का काम करता है जी। और यह अत्यंत क्या होता है, तीव्र मेमोरी होते हैं। देखा होगा जब ये एंड्रॉयड फोन नहीं थे, ये टीवी नहीं थे, तो बटन वाला मोबाइल चलते थे, बटन वाला नोकिया का, उसमें चिप डाल के खूब गाना सुनते थे हम लोग बचपन में जी। क्या, आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की। सवाल नंबर 24, रैम। रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है, रैम ये बताना है जी। रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है, ये आपका 2021 में पूछा गया। ऑफलाइन, नहीं, तृतीयक, द्वितीयक, ये प्राथमिक। रैम किस प्रकार की है जी, तो ये आपका प्राथमिक है। ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर जी। अगले सवालों की ओर चलेंगे जी, कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। क्या रैम प्राथमिक संग्रहण मेमोरी है। प्राथमिक मेमोरी केवल उन सूचनाओं एवं निर्देशों को संग्रहित करती है जिन पर कंप्यूटर कार्य करता है। इसकी क्षमता सीमित होती है और एक बार विद्युत आपूर्ति बंद हो जाती है पर डाटा क्या होता है, समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25, निम्न में से कौन सी एक वेलटाइल मेमोरी है। निम्न में से कौन वेलटाइल मेमोरी है, आपको बताना है। रैम, प्रोम, रोम या ईप्रोम। लाइट कट गया सर, ये कौन सी है जी, रैम है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है, ये ऊपर वाला पेपर। जय हिंद सर जी, शुभम गिरी, क्या हाल है शुभम, कैसे हो।
लगता है संडे को सब रेस्ट ईयर मना रहा है, संडे को सब रेस्ट ईयर मना रहा है। वाह क्या बात है जी। आइए, कोनो बात नहीं, ठीक है। चलिए अगले सवालों की ओर आते हैं। देख लीजिए यहाँ पे रैम, रैम में वेल्टाइल मेमोरी है। वेल्टाइल मेमोरी को अन्य उदाहरण है कैश मेमोरी, कैश मेमोरी। इन दोनों ही डिवाइस में जमा होने वाला सभी डाटा अस्थिर होता है, स्थिर होता है यानी अस्थिर। कंप्यूटर के बंद होते ही ये दोनों डिवाइस पूरी तरह क्या हो जाती है जी, खाली हो जाती है। बिल्कुल, ये देखिए सवाल कई बार आपके परीक्षा में पूछा गया सवाल है जी, बड़ा जबरदस्त सवाल है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण स्टोरेज डिवाइस, कौन सी चीज स्टोरेज डिवाइस नहीं है, स्टोरेज डिवाइस नहीं है बताना है आपको। देख लो 2016, 2016, 2021 में पूछा सवाल है। रिपीट क्या है, स्टोरेज हार्ड डिस्क, सीडी रोम या फ्लैश ड्राइव, मोडेम। ये क्या होता है, मोडेम होते हैं जी। ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर है। और स्टोरेज डिवाइस नहीं है पूछा है, ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है पूछा है, यानी हमारा क्या मोडेम है। क्या है जी, ये मोडेम जो है हमारा स्टोरेज डिवाइस ये बिल्कुल नहीं है जी। आ जाइए यहाँ पे कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। मोडेम स्टोरेज, मोडेम स्टोरेज डिवाइस नहीं है। मोडेम जो होता है आपका, मोडेम एक संक्षिप्त रूप है, या पीसी को टेलीफोन लाइन के सहारे इंटरनेट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। मोडेम का प्रयोग कहाँ किया जाता है जी, ये पीसी को टेलीफोन लाइन के सहारे इंटरनेट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो टेलीफोन लाइन पर आने वाली एनालॉग संकेत को डिजिटल संकेत में बदलकर कंप्यूटर को देता है, तथा कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में बदलकर लाइन पर भेज देता है। ये मोडेम का हमारा क्या है जी, कार्य है, काम है। ठीक है, आते हैं अगले सवालों की ओर। ये आई जी, कंप्यूटर में रैम में होती है, कंप्यूटर रैम में क्या होती है जी, ये बताना है। कंप्यूटर रैम में क्या होती है, ये 2021 में पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी का पूछा गया सवाल है। बताना है कि कंप्यूटर रैम में क्या होती है, इनपुट होती है, आउटपुट होती है, या एक्सटर्नल मेमोरी होती है, तो मदरबोर्ड होते हैं। क्या होते हैं जी, मदरबोर्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कंप्यूटर रैम में क्या होते हैं जी, मदरबोर्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर चलेंगे। यहां देख लीजिए, कंप्यूटर में रैम जो होते हैं, अच्छा कंप्यूटर में रैम मदरबोर्ड में होती है। कंप्यूटर में रैम कहाँ होती है, मदरबोर्ड में होती है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, कई बार पूछा है। रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और यह कंप्यूटर में एक प्रकार की मेमोरी है। इसमें सिर्फ डाटा क्या होता है, सिर्फ डाटा कंप्यूटर ऑफ करने पर डिलीट हो जाता है। और यह क्या है, अस्थाई मेमोरी है जी। रैम क्या है, एक प्रकार की अस्थाई मेमोरी है। ठीक है, चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। यहां आ जाइए, कंप्यूटर में लोगो क्या है जी, ये बताना है। इन सवालों का जवाब बताइए क्या होगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल, 2021 में पूछा गया सवाल है, छोटू सा सवाल है। आप जो कमेंट में आंसर क्या होने वाला है मेरे भाई और बहनों, बताइए क्या होगा। कंप्यूटर में लोगो क्या है जी, कमांड है, प्रोग्रामिंग भाषा है, निर्देश है, या प्रोग्राम है। तो ये जो आपका है प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बी फॉर ब्रेली, बी फॉर ब्रेली जी। आइए सवाल नंबर 29 को देखने से पहले इसे देखेंगे। कंप्यूटर में लोगो एक प्रोग्रामिंग भाषा है जी। इसका उपयोग उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। इसका पूरा नाम लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। लोगों का पूरा नाम क्या होता है जी, मिलते हैं बड़ा जल्द। इसका पूरा नाम लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड, यानी लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। किसका फुल फॉर्म होता है, कई बार पूछा गया है। लोगों का फुल फॉर्म,
लोगो का फुल फॉर्म क्या होता है जी? लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम दिखाई दे या ना दे, क्योंकि लाइट कटी हुई है, गर्मी का मौसम है जी, और हमारा जो ये स्टूडियो है, हमारा जो ये क्लास है, बिल्कुल गांव देहात में। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, बिजली बहुत कटती है। नीतीश कुमार तो 125 यूनिट फ्री कर दिए हैं, लेकिन ज्यादातर लाइट क्या रहता है जी? कटा ही रहता है। ठीक है, कह रहा है फोरट्रॉन, फोरट्रॉन और कोबोल। फोरट्रॉन और कोबोल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस पीढ़ी कंप्यूटर में किया गया था? ये आपका 2021 में पूछा गया सवाल है, बताइए। 1 जनरेशन, सेकंड जनरेशन, 5 जनरेशन या 4 जनरेशन? ऑप्शन में छाप दीजिए क्या होने वाला है। तो इनका जो जवाब होगा मेरे भाइयों, सेकंड जनरेशन। किसमें? सेकंड जनरेशन में फोरट्रॉन और कोबाल भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे ये कह रहे फोरट्रॉन और कोबल उच्च स्तरीय भाषा, कंप्यूटर के द्वितीय पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन। सबसे पहले इन भाषाओं का उपयोग हुआ था। फोरट्रॉन भाषा का उपयोग वैज्ञानिक और गणित अनुप्रयोगों, प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है, और कोबाल भाषा का प्रयोग व्यवसायिक भाषा के लिए किया जाता है। कोबाल भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? व्यवसायिक भाषा के लिए किया जाता है, जबकि गणितीय अनुप्रयोग के लिए फोरट्रॉन भाषा का प्रयोग किया जाता है जी। ठीक है, सवाल नंबर 30 को देखेंगे। कहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार डॉट डॉट किया गया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार डॉट डॉट द्वारा किया गया था। इन सवालों का जवाब बताइए क्या होने वाला है जी? इन सवालों का जवाब क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर। आइए, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? ये बताना है आपको, बहुत मजेदार सवाल है। कह रहे कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जी? पाइथन, सीसी, जावा या सी? ये लैंग्वेज पूछा है और पूछा नहीं है। पूरे सवालों को पढ़ना है। जब पूरे सवालों को पढ़ेंगे तब हमें पता चलता है कि जो सीसी है, जो हमारा ये कंप्यूटर का कोई लैंग्वेज ही नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? बी फॉर भागलपुर। यहाँ आते हैं, यहाँ देखिए थोड़ा कुछ और दिया, कोई बात नहीं। कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया है, प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, और इसे जिस भाषा में लिखा जाता है उसे प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं जी। और ये हमारा कंप्यूटर का क्या है जी? भाषाएं हैं, जावा, स्विफ्ट, कोबाल, फोरट्रॉन, पाइथन, ये सब HTML इत्यादि, ये सब किसका भाषा है? कंप्यूटर का भाषा है। ठीक है, पाइथन डॉट डॉट है, पाइथन कई बार पूछा है, पाइथन डॉट डॉट है, स्विच डॉट डॉट है, कोबाल डॉट डॉट है। ये सब कौन सी भाषा है जी? प्रोग्रामिंग भाषा है। कौन सी भाषा है? प्रोग्रामिंग भाषा है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आइए जी अगले सवालों पर चलते हैं। ये आइए, पाइथन एक उच्च स्तरीय ऑब्जेक्ट है। पाइथन एक उच्च स्तरीय ऑब्जेक्ट है, ओरिएंटेड, ओपन सोर्स और इंटरप्रेटेड यानी प्रोग्रामिंग भाषा है। और यह एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है जिसका उपयोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइथन एक प्रकार की भाषा है, स्विच एक प्रकार की भाषा है, कोबाल एक प्रकार की भाषा है। ये सब क्या है जी? लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग भाषा है ये सब। ठीक है, इनमें से किसे सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है डेनिस रिची को, स्टीव रोजर्स को, या विल गेट्स को, या यशवंत का नेटकर बताना है किसका?
तो ये सी लैंग्वेज का विकसित डेनिस रीचे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होने वाला है। चलिए देख लेते सी लैंग्वेज ये है क्या। सी लैंग्वेज एक समान उपयोग में आने वाली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय डेनिस रिची को दिया जाता है। इसका उपयोग है यूनिकस नामक प्रचलन प्रणाली के निर्माण में किया जाता है। किसका जी? सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का प्रचलन किसने किया था? डेनिस रिची को जाता है। किसको जाता है जी? डेनिस रिची को जाता है इससे। सवाल नंबर यहाँ आज है, कोबाल का पूर्ण रूप क्या होता है? कोबाल, ये बताना है कोबाल का पूर्ण रूप क्या होता है। और ये जो कोबाल है ना, ये कोबाल एक प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सी है जी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, 21 में पूछा, 21 में पूछा, कई बार पूछा है, रिपीटेड सवाल है जी। आपको बताना कोबाल कंप्यूटर बेसिक ऑपरेशन लैंग्वेज या कॉमन बिजनेस ऑर्गेनाइजिंग लैंग्वेज या कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बिल्कुल जी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबाल का क्या होता है? फुल फॉर्म होते कोबाल, कोबोल, कोबाल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, कंप्यूटर शब्दावली में ये बताना है कि कंप्यूटर शब्दावली, अच्छा चेंज हो गया। कंप्यूटर शब्दावली में निबल क्या है? निबल क्या है ये बताना। निबल, तो निबल जो होता है ना, ये निबल आधा बाइट होता है। क्या होता है जी? आधा बाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये आधा बाइट होते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, जय हिंद गुरु जी, बोलिए शुभम, कैसे हो भाई? देखते हैं सवालों को। आधा बाइट, आधा बाइट को हम क्या कहते हैं? 4 बाइट। आधा बाइट यानी 4 बाइट। 4 बाइट को हम क्या कहते हैं जी? एक निबल कहते हैं। 4 बाइट को एक निबल कहते हैं। 4 बाइट को क्या कहते हैं? एक निबल कहते हैं। जबकि 8 बाइट को एक बाइट कहा जाता है। जबकि 8 बिट किसे जी? 8 बिट को क्या कहा जाता है? 8 बिट को एक बाइट कहा जाता है, एक बाइट। ठीक है, ये याद रखिएगा। और 1 किलोबाइट बराबर क्या होता है? 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट यानी एमबी, मेगाबाइट यानी एमबी, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। और ये गीगाबाइट पूछे तो 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट, यानी 1 गीगा यानी 1 जीबी बराबर 1024 एमबी होता है। ठीक है, और 1 टेराबाइट यानी 1 टीबी बराबर 1024 जीबी होता है। 1024 जीबी होता है, ये याद रखिएगा। अगले सवाल पर चलते 36 नंबर। ये बताना है कि निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए जी। आपको ये बताना है कि मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट नहीं, उल्टा सीधा जी। सबसे बड़ा जो होता है आपका टेराबाइट होता है, और लास्ट में हमारा टेराबाइट क्या है जी? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सबसे छोटा किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, और लास्ट में क्या होता है? टेराबाइट होता है। टेराबाइट सबसे बड़ा होता है। 1 टीबी बराबर क्या होता है जी? 1 टीबी बराबर होता है 1024 जीबी होता है। 1024 जीबी होता है, यही तो होते हैं ना। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। 37। 10 निबल्स बीट के बराबर होता है 10 निबल्स बीट के बराबर होता है 4 बिट। 4 बिट बराबर 1 निबल होता है। 4 बिट बराबर 1 निबल, तो ये हमारा क्या है जी? 10 निबल है ना, 10 निबल है। यानी इधर 10 निबल कितना गुना? 4 गुना है। तो इधर भी 4 गुना कर लो, तो 4 गुना, अच्छा नहीं, ये क्या कर रहा है कि 10 निबल बिट के बराबर होता है। इधर 10 गुना, तो इधर भी 10 गुना होना चाहिए, यानी 10 चौका 40। कितना होगा? 40 बिट के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए
38। यहाँ आइए, 4 बिट्स के समूह को क्या कहते हैं, कई बार पूछा है। 4 बिट्स के समूह को निबल कहते हैं। क्या कहते हैं जी, निबल कहते हैं। याद रखिएगा, 4 बिट्स के समूह को क्या कहते हैं जी, निबल कहते हैं। यहाँ क्या भराएगा, निबल भराएगा। ऑप्शन में चलते हैं, कहाँ पे निबल है जी, ऑप्शन में चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। यानी 4 बिट्स बराबर 1 निबल होता है। कितने निबल होते हैं, 1 निबल होते हैं। सवाल नंबर 39, ये कहता है कि बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। 1 किलोबाइट यानी केबी, 1 किलोबाइट जो होता है 1024 बाइट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। सवाल नंबर 40 को देखेंगे। 40, आइए बताइए इन सवालों का जवाब क्या होने वाला है जी। देखिए, कई बार पूछा है, 16 पूछा है, 21 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 पूछा है। यानी सवालों को कई बार रिपीट किया है। ऐसे सवाल आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा होता है। सबसे बड़ा साइज क्या होता है, सबसे बड़ा तो होता है हम लोग जो यूज करते हैं टेराबाइट। टेराबाइट से बड़ा नहीं होता है 1 टेराबाइट। 1 टेराबाइट बराबर 1024 जीबी होता है जी। ये सबसे बड़ा होता है। 1 टेराबाइट बराबर 1024 जीबी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर होने वाला है जी। चलिए आ जाइए, यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, कुछ मजेदार सवाल है। कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज, अच्छा योटाबाइट को कहा जाता है। सॉरी, क्षमा चाहते हैं जी, योटाबाइट बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल योटाबाइट होता है, थोड़ा माइंड से उतर गए थे। योटाबाइट होते हैं जी, ठीक है। उससे छोटा होता है टेराबाइट हमारा, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज क्या होता है, योटाबाइट होता है। समझ आते हैं। 1 निबल बराबर कितने बाइट होते हैं, 4 बाइट होते हैं, याद रखिएगा। और 1 बाइट बराबर 8 बीट होते हैं। क्या होता है, बीट बीट बीट। 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट होते हैं। केबी, 1 मेगा यानी एमबी की बात करें, 1 मेगाबाइट यानी 1 एमबी बराबर 1024 केबी होता है। 1 एमबी बराबर 1024 एबी होता है। और 1 जीबी बराबर 1 जीबी, हम कहते हैं कि 1 जीबी बा 1 जीबी दे लेबा 1 जीबी दे लेबा का मतलब 224 एमबी दिया है जी। कितना दिया है, 224 एमबी दिया है। जब हम कहते हैं तो कहते हैं 1 टीबी दे लेबा 1 टीबी दे लेबा यानी 224 जीबी दे लेबा। कहते हैं ना कि 1 टीबी का कौन पे लैपटॉप लिए हैं, 1 टीबी का लैपटॉप लिया है यानी उसका स्टोरेज है 1 टीबी है, यानी 224 जीबी का स्टोरेज दिया है जी, ठीक है। एक होता है पेटाबाइट और पेटाबाइट, 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट होता है, यानी टीबी होता है 1024 टेराबाइट। फिर होता है एक्साबाइट जो होता है ये 10 पेटाबाइट के बराबर होता है। और एक होता है जेटाबाइट जो होता है 1024 एक्साबाइट के बराबर होता है। और ये होता है योटाबाइट जो सबसे बड़ा होता है जी। योटाबाइट सबसे बड़े होते हैं। सबसे बड़े कौन से होते हैं, योटाबाइट होते हैं, ठीक है। 41 नंबर सवालों को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है जी। वेब ब्राउजर नहीं है पूछा है, 2021 का सवाल है। नहीं है पूछा है, ये बताना। ओपेरा, मोजिला, फायरफॉक्स या सफारी या गूगल। तो क्या है जी, ये हमारा गूगल है। गूगल। अगले सवालों पे चलते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है ईमेल का गठन किसने किया था, ये बताना है। ईमेल का गठन किसने किया था, ऑप्शन बताना है जी। रेटॉक मिल्सन या मार्क जुकरबर्ग या विल गेट्स या स्टीव जॉब्स। ये कौन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगले सवालों पे चलते हैं जी। ईमेल के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ईमेल का गठन रेटो मलिंसन ने किया था।
इन्होंने 1971 में, कब 1971 में पहली बार अर्पानेट प्रणाली पर 2 कंप्यूटर के मध्य संदेश भेजा, मैसेज भेजा। वर्ष 2012 में इंटरनेट सोसाइटी वर्ष 2012 में इंटरनेट सोसाइटी द्वारा इन्हें इंटरनेट हॉल ऑफ फेस में शामिल किया गया और डब्ल्यू का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली तथा फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है। फेसबुक याद रखिएगा, कई बार पूछा है। फेसबुक के संस्थापक कौन है जी? मार्क जुकरबर्ग। ये कई बार पूछा है, जुकरबर्ग। ठीक है, अगले सवालों पे चलते हैं। इनमें से कौन गूगल के संस्थापक में से एक है? गूगल का संस्थापक कौन है जी? ये बताना है। इनमें से कौन गूगल का संस्थापक है? जेरी यांग, लैरी पेज, जॉन कॉम या मार्क जुकरबर्ग? ये जो आपका ये तो आपका एफबी का है, फेसबुक का है, एफबी का है। ये हमारा गूगल का कौन है? लैरी पेज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 44 को देखेंगे। ये बताइए, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? ये तो बताना होगा, क्योंकि आप लोग रात में मोबाइल चलाते हो, तो कम से कम ये तो जानकारी होना चाहिए कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। 8 अगस्त 1994, 15 अगस्त 1995 या 11 अगस्त 1995 या 9 अगस्त 1996? तो आपको याद रखना है 15 अगस्त 1995 जी। 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट क्या किया गया जी? इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। और देखते देखते आज 2025 में सभी बच्चे के पास घर घर मोबाइल है, 5G है जी। एकदम डाटा स्पीड क्या है? बहुत तेज है। आप हमें देख रहे हैं, हम आपको तो नहीं देख रहे हैं जी, लेकिन आप हमें देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आप अपने घर से देख रहे हैं ना, देख रहे हैं दुनिया कितना तेजी से चल रही है। भारत में इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत 15 अगस्त 1995 ईस्वी को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा की गई थी। इंटरनेट सूचना तकनीकी की सबसे आधुनिक प्रणाली है। मूलतः इसका प्रयोग अमेरिका ने 1969 में कर लिया था। बताओ कितना आगे है, हम लोग अमेरिका से कितना पीछे हैं। हम लोगों ने 1995 में इंटरनेट शुरुआत किया और अमेरिका बताओ यहां कर लिया था, यानी अमेरिका हम लोगों से कितना आगे है जी, बहुत आगे अमेरिका। ठीक है, यहां ये सवाल को देखिए जी। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? ये बताना है। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। पंडा, सफारी, फायरबॉक्स या क्रोम? ये कौन है? पंडा जो है ये आपका कोई ब्राउजर नहीं है। ठीक है, अगले सवालों पे चलते हैं जी। वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या था? पहला डोमेन नाम क्या था? http www.com, linux.com, computer.com? नहीं, ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। server.com था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हाँ जी, आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है। कह रहे कि वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन www सिंबॉलिक। ये क्या दिया जी? सर्वर नहीं था, सॉरी क्षमा चाहते हैं। ये क्या था जी? www सिंबॉलिक्स। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 15 मार्च 1985 को कैम्ब्रिज मास में एक कंप्यूटर सिस्टम कंपनी सिंबॉलिक्स इंक को पंजीकृत किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा www सिंबॉलिक्स। अगले सवाल आ गया 47 नंबर। ये बताना है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था? एनटीपीसी 2021 का पूछा गया सवाल है। 1989, 1986, 1987, 1988? तो ये जो आपका किया गया था 1988। याद रखिएगा 1995 में 15 अगस्त 1995 को भारत ने नेट की शुरुआत की थी, इंटरनेट की शुरुआत की थी। ठीक है,
सवाल नंबर 48, सवाल नंबर 48, आइए यहां देख लेते हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। कई बार पूछा गया है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार करने वाला कहां करे थे? ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इसे वेब का मूल रूप से विश्व भर के विश्वविद्यालय और संस्थानों के वैज्ञानिकों के बीच स्वचालित सूचना साझाकरण की मांग को पूरा करने के लिए विकसित किया गया था और यह HTML HTTP वेब सर्वर और वेब ब्राउजर पर काम करता है। ठीक है, सवाल नंबर 48 की ओर चल रहे जी। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च, कोई कुछ भी बोलता है तुरंत मोबाइल उठाते हैं सर्च कर लेते हैं, तो सर्च इंजन नहीं है। कहाँ पे हम सर्च नहीं कर सकते हैं? याहू कर सकते हैं जी, इंस्टाग्राम पर रील डाल सकते हैं, सर्च नहीं कर सकते हैं। गूगल सर्च कर सकते हैं, बिंग सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर रील डाल सकते हैं, सर्च थोड़ी कर सकते हैं। कुछ हमें सीखना है, कुछ जानना है तो सर्च नहीं कर सकते हैं। अब सर्च किसी का रील कर सकते हैं। आइए यहाँ पे, इंस्टाग्राम एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जी। बिल्कुल, इंस्टाग्राम क्या है जी? एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो उपयोगकर्ता को फोटो वीडियो को सार्वजनिक रूप से या निजी रूप से शेयर करने की अनुमति देता है। इसकी स्थापना केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर के द्वारा 2010 में की गई। गूगल, याहू तथा बिग सर्च इंजन का उदाहरण है। सवाल नंबर 49, जब कभी हम इंटरनेट खोलते हैं तो हमें www नजर आता है। जब कभी हम इंटरनेट खोलते हैं तो हमें www नजर आता है। www का पूर्ण रूप क्या होता है जी? www का पूर्ण रूप क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सॉरी, ये सवाल मक्खी आ गई थी। ये बताइए पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया पीडीएफ का पूरा नाम। प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट फॉर्म या प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या पेज वाइज डॉक्यूमेंट फॉर्मेट? ऐसा कुछ होता नहीं है जी। ये हमारा ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो यही हमारा क्या था जी? नहीं, आगे है सवाल। ठीक है, ट्रोजन एक डॉट एक प्रकार का है जी। ट्रोजन क्या है ये बताना। 51 नंबर सवाल, ट्रोजन क्या है जी? ट्रोजन एक प्रकार का क्या है? तो ट्रोजन एक प्रकार का मालवेयर का एक प्रकार है जी। किसका प्रकार है? मालवेयर का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। आते हैं इनके बारे में जानते हैं, मालवेयर के बारे में। ट्रोजन हॉर्स या ट्रोजन एक प्रकार का मालवेयर है जिसका प्रयोग एक हैकर किसी पासवर्ड को तोड़ने के लिए करता है। मालवेयर एक प्रकार का क्या है जी? मालवेयर जो हैकर लोग करते हैं जिसका प्रयोग एक हैकर किसी पासवर्ड को तोड़ने के लिए करता है। यह हार्ड डिस्क के सारे डाटा और प्रोग्राम को मिटा देता है। इसी की मदद से हैकर कंप्यूटर का नियंत्रण सुदूर बैठे दूसरे कंप्यूटर को क्या करते हैं? अपने बस में कर लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवालों पे चलते हैं। 52 नंबर। 52 कहता है कि निम्न में से किस बोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज 10 सिस्टम में खुले एप्स के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है? गौर से सुनना सवालों को। क्या निम्न में से किस बोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज 10 सिस्टम में खुले एप्स के बीच करने के लिए होता है? तो ये कंट्रोल प्लस टैब। चलिए अगले सवालों पे आते हैं। आइए, हमारा सवाल क्या हुए? समाप्त हो चुके हैं। हमारा सवाल कंप्यूटर का क्या हो चुके हैं जी? समाप्त हो चुके हैं। तो ये जो आपने सवाल देखा उन सवालों को क्या करना चाहिए? उन सवालों को बार बार पढ़ना है। यहां से आपके सवाल बाहर नहीं जाएंगे। यहाँ देखिए क्या क्या होता है। जो सवाल और हो सकते हैं, विंडोज कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्या होते हैं? यदि हम कंट्रोल प्लस सी करते हैं, कंट्रोल और सी को जब साथ में दबाते हैं
तो कॉपी पेस्ट होगा। क्या होगा? कॉपी हो जाएगा जी, कॉपी हो जाएगा, कॉपी कर लेंगे। जब कंट्रोल प्लस भी को दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा, जो भी कॉपी किए वो पेस्ट किया जा सकता है। जब कंट्रोल प्लस एक्स को दबाएंगे तो कट हो जाएगा, जब कंट्रोल प्लस जेड को दबाएंगे तो विंडो हो जाएगा। ऐसे ऐसे देखिए ये सब सारे कुछ है, तो देख लीजिएगा क्या दबाने से क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं जी। अभी सवाल हमारे सामने है जी 53 नंबर। निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज 10 पीसी को लॉक करने के लिए किया जाता है? लॉक करने के लिए किया जाता है ये बताना है जी आपको। विंडोज लॉक कुंजी एल, ऑप्शन ऑप्शन नंबर कितना होगा जी? चलिए अगले सवाल आते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 54 नंबर सवालों को देखते हैं। कहता है विंडोज 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? बार बार पढ़िए। विंडोज 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? अल्ट्रा एस, कंट्रोल प्लस टैब, क्या किया जाता है जी? कंट्रोल प्लस टैब किया जाता है। चलिए कंट्रोल प्लस अल्ट्रा प्लस टैब किया जाता है। यहाँ चलिए हेल्प पेज को देखेंगे 55। एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम में सहायता पृष्ठ को पेज को खोलता है? बहुत बढ़िया सवाल है, मजेदार सवाल है। एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन है, कौन सा की है जो चल रहे प्रोग्राम में सहायता पृष्ठ को खोलता है? तो ये आपका F1। क्या है जी? F1 है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब यहां देखते हैं कार्य, इसका कार्य है जी, कार्य शॉर्टकट का कार्य क्या क्या है? शॉर्टकट का कार्य क्या क्या इसको देखेंगे। जो F1 का काम होता है वो हेल्प विंडो खोलना, F1 का काम होता है हेल्प विंडो को खोलना होता है। और जो F2 का काम होता है चयनित वस्तुओं का नाम बदलना, जो भी चयनित वस्तु है यानी उसका रीनेम करना, F2 का काम है रीनेम करना। F3 का काम क्या है जी? ये फाइल फोल्डर को खोजना। F3 का काम होता है फाइल फोल्डर को खोजना होता है। F4 का जो काम होता है आपका सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करना, एक्टिव लिस्ट को क्या करना चाहिए? एक्टिव लिस्ट को सूचित प्रदर्शित करना होता है। ठीक है। F5 का जो काम होता है सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करना। F5 से हम क्या करते हैं? अपने लैपटॉप को बार बार रिफ्रेश करते हैं, क्या कहते हैं जी? रिफ्रेश करते हैं। और F7 का काम है स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करना, स्पेलिंग और ग्रामर का जांच करना F7 का काम है। और जो F10 का बात कर ले तो F10 का जो काम है आपका वो F10 सक्रिय प्रोग्राम में मेनू बार बार प्रदर्शित करना, याद रखिएगा यहां से सवाल पूछे जाते हैं। अगले सवाल है जी, एक कंप्यूटर के संबंध में GUI का अर्थ क्या होता है? एक कंप्यूटर के संबंध में GUI का अर्थ क्या होता है ये बताना है। GUI ग्रुप यूजर इंटरफेस होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ग्रुप यूजर इंटरफेस होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। सवाल नंबर 57। कंप्यूटरों में डिलीट की गई फाइलों में चली जाती है। किसमें चली जाती है? कंप्यूटर में। क्या आजकल मोबाइल में भी आ चुका है जी। जब हम डिलीट करते हैं तो किसी और फाइल में चली जाती है और उस फाइल का नाम होता है रिसाइकल बिन। कौन होता है जी? रिसाइकल बिन। जैसे गैलरी से फोटो को डिलीट किए और वहां से डिलीट किए तो कहां चला जाएगा? रिसाइकल बिन में चले जाएंगे और वहां से फिर रीस्टोर किया जा सकता है उन सभी डॉक्यूमेंट्स या फोटो को। चलिए जी यहाँ पे आइए, और इसी के साथ हमारे सवाल क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। इसी के साथ हमारे सवाल क्या होते हैं जी? समाप्त होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारे सवाल की क्या होती है? समाप्ति होती है। सारे सवाल समाप्त हो चुके हैं। अब कुछ हमारे फुल फॉर्म्स है, जैसे CPU है, तो ये सब याद कर लीजिएगा। कुछ है
जिससे आपको पूछा गया सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये भी कई बार पूछा गया एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या होता है जी? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कई बार पूछा है। रैम का पूछा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन सभी सवालों को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका रोम रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी होता है। एचडीडी, एचडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। इन सभी सवालों को आप क्या कीजिएगा? याद कर लीजिएगा। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सब क्या है जी? बहुत वीवीआई है। इन सभी को क्या कीजिएगा? आप याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए, ये कई बार पूछा गया सवाल है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब यहाँ आ जाए HTTP, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यहाँ पे आ सकते हैं, देख सकते हैं आईपी, आईपी की क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल याद रखिएगा। ये सारे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, याद कर लीजिएगा मेरे भाई। देखिए आपका सीडी है, डीवीडी है, डीवीडी कई बार पूछा गया, डीवीडी डब्ल्यू पूछा गया है, वर्ल्ड वाइड वेब पूछा गया, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। पीडीएफ पूछा गया है, पीडीएफ पूछा गया है, फिर एलसीडी पूछे गए आपके परीक्षा में, एलईडी पूछा गया है जी, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी पूछा गया है आपका परीक्षा में, पूछा गया है जी। फिर क्या पूछा गया आपका? एटीएम पूछा गया है, एटीएम पूछा गया जी आपसे। अब आ जाइए यहाँ पे भीम, भीम पूछा गया जी, भीम, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये भी पूछा गया आपके परीक्षा में। थैंक यू। चलिए जी, आ गया हमारा, क्या आ गया? थैंक यू। तो बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, बताइएगा ये कंप्यूटर का सेशन कैसा लगा जी। और आपके वनडे एग्जाम में यही से सवाल बनते हैं, इससे बाहर कंप्यूटर का सवाल नहीं पूछा जा सकते। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ ही देर बाद हमारे इंग्लिश का भाषा प्रकाश सर लाइव आने वाले हैं जी, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।